पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि भारत के स्वशासन की मांग के विपरीत अंग्रेजों ने क्या किया कि सांप्रदायिकता का सहारा लिया। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी में जो इन्होंने सांप्रदायिकता का सहारा लिया, वो भी इनकी योजना भारत में सफल नहीं हुई। सफल क्यों नहीं हुई? कि हम भारतीय थे, हम लोगों ने ये सोचा कि हम अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो ये अंग्रेज जो है हमारे ऊपर शासन सत्ता ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो सांप्रदायिकता के आधार पर जो इनका फार्मूला था कि हम सांप्रदायिकता का सहारा लेंगे तो भारत के ऊपर शासन सत्ता हमारी चलती रहेगी। हमारे जो स्वशासन की मांग थी, भारतीय स्वशासन की मांग कर रहे थे, तो इन लोगों ने सांप्रदायिकता का सहारा ले लिया। तो सांप्रदायिकता के सहारा में भी सफल नहीं हुए और स्वशासन की मांग बराबर जोरदार तरीके से भारतीय उठाते रहे। और इस तरीके से जब सांप्रदायिकता का सहारा लिए तो उधर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया 1916 ईस्वी में। भाई ये सोने पर सुहागा हुआ कि जिसका सहारा ये लोग चाह रहे थे उसका जो है पटाक्षेप हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साथ में उस समय मेसोपोटामिया आयोग भी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। मेसोपोटामिया आयोग ने क्या कहा कि जो अंग्रेज है ये भारत में शासन सत्ता चलाने में अक्षम है, ये भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। विदेशियों का भी दबाव हो गया। साथ में उस समय ऐसी परिस्थिति बनी कि प्रथम विश्व युद्ध की नींव पड़ गई और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग की अपेक्षा कर रही थी सरकार। इन सभी विपरीत परिस्थितियों से उपजी स्थिति से सरकार परेशान हो गई। उस समय जो सचिव थे, भारत के सचिव थे, चेम्सफोर्ड वायसराय थे और मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे। कौन? मॉन्टेग्यू ने कहा कि हमारी सरकार भारत में सुधारों के प्रति जो है सकारात्मक दृष्टिकोण रही, सुधारों के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा कर रही है। इन्होंने कब कहा? ये कहा कि 20 अगस्त 1917 ईस्वी को मॉन्टेग्यू ने कहा कि हमारी सरकार जो है सुधारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रही है। जो भारत डोमिनियन की मांग कर रहा है, सुशासन की मांग कर रहा है, सरकार हमारा देना चाहती है। मॉन्टेग्यू ने प्रस्तावित सुधारों की घोषणा कर दी। उसके बाद ये आते हैं भारत जब आते हैं तो ये मिलते हैं चेम्सफोर्ड से। चेम्सफोर्ड से मिलते हैं। चेम्सफोर्ड से कहते हैं कि सरकार चाह रही है कि जो भारतीय स्वशासन की मांग कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेट, उसको दे दिया जाए। तो चेम्सफोर्ड कहते हैं मॉन्टेग्यू से कि अगर भारतीयों को संतुष्ट करना है तो भारतीयों से बात करनी होगी। हमसे बात करके क्या करोगे? हम तो सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार जो चाह रही है हम चाह रहे हैं, लेकिन अगर भारतीयों को संतुष्ट करना है तो आपको भारतीयों से बातचीत करना पड़ेगा। मॉन्टेग्यू आए थे भारत। इन्होंने कहा ठीक है, सभी लोगों को बुलाओ। शिमला में बैठक हुई। शिमला में मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड साथ में कुछ प्रमुख नेताओं, जो भारत के प्रमुख नेता थे, उनके साथ काफी विचार विमर्श के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। कब की जाती है? जुलाई 1918 ईस्वी में, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत के सचिव थे। चेम्सफोर्ड वायसराय के पद पे कार्य कर रहे थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जुलाई 1918 ईस्वी में प्रकाशित होती और इस रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 पारित होता है। भारत शासन अधिनियम 1919 अब पारित हो गया। ये पारित होने के बाद इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से उपबंध किए गए थे कि जिसके माध्यम से भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और भारतीयों के ऊपर शासन सत्ता चलनी शुरू हो गई। इस अधिनियम में सबसे पहला प्रावधान क्या किया गया? 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में सबसे पहला प्रावधान क्या किया गया कि जो हमारी मांग थी, हमारी मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि एक उत्तरदायी शासन का जो है व्यवस्था किया जाए। तो सबसे पहले इसमें उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया। शासन शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया। उत्तरदायी शासन का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख कब हुआ? 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में। और अगला प्रावधान क्या किया गया?
जो अभी 1793 ईस्वी के चार्टर के द्वारा, आपको याद होगा जब हम लोग 1793 ईस्वी का चार्टर पढ़ रहे थे, तो 1793 ईस्वी के चार्टर में यह व्यवस्था किया गया था कि जो भारत का सचिव होगा उसे वेतन कहां से मिलेगा, तो इसे भारतीय राजस्व से मिलेगा। अब हमें यहां ध्यान देने की जरूरत है कि राजस्व से हमारे दिया जाता था उसको वेतन, लेकिन ये होता कहां का था, तो ये इंग्लैंड का होता था। किसके द्वारा होता था, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के, अर्थात जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री होता था उसका आदमी होता था। ये भारत का सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। अब आप आदमी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के हैं, आप रह कहाँ रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं। अब इंग्लैंड में रह के आप शासन सत्ता भारत की चला रहे, भाई शासन सत्ता आपको चलानी है तो चाहे जैसे चलाइए। तो इसके लिए जो व्यवस्था किया गया था कि इनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ये वेतन देने का राजस्व से जो भारत का था कि यहां से दिया जाएगा, वो समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि अब इसे भारतीय राजस्व से वेतन नहीं दिया जाएगा। अगला प्रावधान क्या किया गया, अगला कहा गया इसमें कि जो भारत परिषद है, भारत परिषद, इसके सदस्यों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख किया गया। कहा गया कि इस भारत परिषद में कम से कम 8 सदस्य, कम से कम 8 सदस्य, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 12 सदस्य, अधिकतम 12 सदस्य। और यहां एक चीज और व्यवस्था कर दिया गया, कहा गया जो भारत का सचिव है, भारत का सचिव, इसकी सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्त कर दिया गया। व्यवस्था को बढ़ा दिया गया, हाई कमिश्नर की नियुक्त कर दी गई। सदस्यों की संख्या स्पष्ट उल्लेख हो गया, भारत के सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्त हो गई। अगला प्रावधान क्या किया गया, इसमें कहा गया कि जो आधी आबादी है उसको भी वोट देने का अधिकार चाहिए, अर्थात महिलाओं को भी मताधिकार का हक मिल गया, महिलाओं को वोट देने का हक मिला। इन लोगों के दिमाग में आया कि अगर भारतीयों को कंट्रोल करना है, भारत पर शासन सत्ता चलानी है, इन्हें अपने गुलामी के जंजीरों में जकड़ के रखना है, तो यह काम किया जाए कि इन्हें सांप्रदायिकता के आधार पर और बांटा जाए। अभी 1909 ईस्वी में इन लोगों ने क्या किया था, मुसलमानों को जो सांप्रदायिकता के आधार पर वोट देने का अधिकार दे दिया। इसमें इन्होंने क्या किया, 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में इन्होंने कहा कि जो सांप्रदायिकता है इसको थोड़ा सा बढ़ावा दे दी थी। सांप्रदायिकता के आधार पर वोट देने का अधिकार, इन्होंने कहा सिखों को भी सांप्रदायिकता के आधार पर वोट देने का हक दे दिया जाए, अर्थात सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन पद्धति का विस्तार इन लोगों ने कर दिया। और इसमें अगला क्या प्रावधान किया गया, इसमें व्यवस्था किया गया कि केंद्र में 2 सदनात्मक प्रधानमंडल की स्थापना कर दी गई। 2 सदनात्मक विधानमंडल की स्थापना, अर्थात विधान परिषद जो है, ये विधान परिषद, इसके स्थान पर क्या नियुक्त कर दिया गया कि राज्य परिषद होगी, राज्य परिषद। और दूसरा सदन कौन सा होगा, दूसरा होगा विधानसभा। इसमें व्यवस्था क्या किया गया, जो 2 सदनात्मक विधानमंडल की स्थापना किया गया, तो इसमें एक बनाया गया राज्य परिषद जो उच्च सदन है। इस उच्च सदन में सदस्यों की संख्या कितनी बनाई गई, इसके जो सदस्य हैं इनकी संख्या बनाई गई 60, इसमें 60 सदस्य होंगे। और क्या इसमें व्यवस्था बनाया गया, इस 60 सदस्य में से जो है 34 सदस्य निर्वाचित होंगे। सदस्य निर्वाचित हो गए, और जो शेष सदस्य बच रहे हैं वो मनोनीत होंगे। इसमें राज्य परिषद अर्थात ये उच्च सदन में कुल 60 सदस्यों की व्यवस्था किया गया। 60 सदस्य में से 34 सदस्य निर्वाचित होंगे और शेष मनोनीत होंगे। इनका कार्यकाल कितने दिन के लिए होगा, तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष के लिए होगा। 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल हो गया, जो राज्य परिषद अर्थात उच्च सदन था। और यहाँ क्या है, विधानसभा अर्थात ये निम्न सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 145 बनाई गई कि इसमें जो है, जो विधानसभा है अर्थात निम्न सदन है, इसके सदस्यों की संख्या 145 होगी। इसमें निर्वाचित कितने होंगे, निर्वाचित इसमें 104 सदस्य निर्वाचित होंगे, शेष मनोनीत होंगे। इनका कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल इनका बनाया गया कि 3 वर्ष के लिए ये सदस्य बनेंगे, 3 वर्ष के लिए। इन दोनों
सदनों की, चाहे वो राज्य परिषद हो या विधानसभा हो, इन दोनों की शक्तियां समान थी। केवल अगर वित्त का मामला आता था, वित्त विधेयक अगर पारित करना है तो उसे जो है विधानसभा ही पारित कर सकती थी। बाकी जितनी भी शक्तियां थी, चाहे वो राज्य परिषद हो या विधानसभा, दोनों की शक्तियां समान थी। केवल वित्त वाले मामले पर इसको अधिक शक्तियां मिली हुई थी। इस भारत शासन अधिनियम 1919 में सबसे विशेष चीज क्या व्यवस्था किया गया, इसमें कहा गया, अगला क्या कहा गया, जो केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार, केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच प्रशासन का विभाजन कर दिया गया। शासन सत्ता कैसे चलेगी, और सबसे विशेष क्या है, जहां से पेपर में प्रश्न निकलता है कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। अब द्वैध शासन लागू हो गया तो शासन सत्ता कैसे चलेगी, इसका भी उल्लेख होगा। भाई शासन सत्ता किसके अधीनस्थ कौन सा विभाग होगा, कैसे शासन सत्ता चलेगी, उसका भी उल्लेख होगा। तो इस प्रांतीय जो द्वैध शासन था, इसके प्रशासन को दो भागों में बांट दिया गया। एक हो गया हस्तांतरित, एक हस्तांतरित हो गया, और दूसरा हो गया आरक्षित। अब हम देखते हैं कि इस हस्तांतरित और आरक्षित में कौन कौन से विभाग रखे गए। हस्तांतरित में कौन रखा गया, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये हस्तांतरित में रख दिया गया। अब आरक्षित में कौन रखा गया, तो वित्त हो गया, राजस्व हो गया, न्याय हो गया, और इसमें पुलिस विभाग को भी इसी के अधीनस्थ रखा गया। अब ये तो हो गया विभागों का बंटवारा कि चाहिए भाई हस्तांतरित में हो गया स्वास्थ्य, शिक्षा, आरक्षित में हो गया वित्त, राजस्व, न्याय और पुलिस हो गया। तो शासन सत्ता इसकी कैसे चलेगी, इसको चलाने वाला मुखिया कौन होगा। तो जैसे हस्तांतरित में कौन शासन सत्ता चलाएगा, तो वायसराय, आप लोगों को याद होगा कि लॉर्ड कैनिंग ने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली थी। तो यहाँ पर हस्तांतरित विषय का जो प्रशासन चलाएगा, वायसराय के मंत्रिपरिषद के माध्यम से इसमें शासन सत्ता चलेगी। और आरक्षित विषय का शासन सत्ता कौन चलाएगा, वायसराय अपने कार्यकारी परिषद के माध्यम से शासन सत्ता पे चलाएगा। और अगला प्रावधान क्या किया गया, इस भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में व्यवस्था किया गया, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दिया गया। लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। और इसमें क्या प्रावधान बनाया गया, अगला प्रावधान क्या किया गया कि भारत का जो सचिव है उसे यह पावर दी जाती है। भारत के जो शासन सत्ता चलाने वाला सरकार का जो प्रतिनिधि था, भारत का सचिव, उसे यह पावर दिया जाता है कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्त कर सकता है। महालेखा परीक्षक की नियुक्त कर सकता है। शासन सत्ता ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन भारतीयों की जो स्वशासन की मांग थी वो लगातार जोर पकड़ रही थी। और इधर भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इस संविधान से जो यह अधिनियम बन के आया था उसके कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। लेकिन इधर भारतीय जो है अपने मांग को जोरदार तरीके से हर मंच से उठाने का प्रयास कर रहे थे। मजबूर होकर सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि 10 वर्ष के पूर्व ही एक आयोग का गठन कर दिया। कौन सा आयोग, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया, जिसे हम लोग साइमन आयोग कहते हैं, साइमन कमेटी कहते हैं। यह आयोग आता है 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, वहां से भारत के लिए चलता है। और ये आता है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई पहुंच गया। कहां पहुंचा, ये मुंबई पहुंच गया। जब मुंबई पहुंचा तो भारतीयों ने कहा कि किसकी जांच के लिए आया हुआ है, तो सरकार ने कहा कि आपकी समस्याओं की जांच के लिए आया हुआ है कि आप लोग इतने परेशान हैं, जगह जगह आंदोलनरत हैं। तो भारतीयों ने कहा कि जो साइमन आयोग है, 7 सदस्यीय आयोग है, इसमें हमारी परेशानी सुनने वाला कौन है, हमारा तो प्रतिनिधि कोई है नहीं। आपने वहां से बने बनाए जो है 7 लोगों को भेज दिया रेडीमेड की, जाइए और भारत की परेशानियों का हल निकाल के आइए, हमारा इसमें कोई है नहीं, आप अपने आदमियों को भेज दिए, अर्थात सब अंग्रेज है, हमारा कोई है नहीं, तो हम लोग इसको नहीं मानते। इस तरीके से फैसला हुआ कि साइमन आयोग का विरोध किया जाएगा। साइमन आयोग,
सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो आयोग आया था, हम लोग साइमन आयोग कहते हैं, तो साइमन आयोग के विरोध का फैसला किया गया कि इसका विरोध होगा और इसका जोरदार तरीके से विरोध हुआ। विरोध के बावजूद अंग्रेजों ने मनमर्जी करना शुरू कर दिया ना भाई। विरोध के बावजूद इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी 30 जून 1930 ईस्वी को। 30 जून 1930 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इसकी रिपोर्टों के आधार पर बेशक विरोध हो रहा था, लेकिन इसकी रिपोर्टों के बहुत सारी बातें भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में शामिल कर ली गई। भारत के सचिव उस समय थे बार्केनहेड। बार्केनहेड ने कहा भारतीयों से कि आप लोग विरोध कर रहे हैं, अगर आप लोगों में क्षमता है तो एक ऐसा संवैधानिक मसौदा बना के तैयार करिए जो सभी दलों को मान्य हो। बार्केनहेड ने चुनौती दी भारतीयों को। कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, आप इतना नाराज मत होइए, हम आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। और बार्केनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने क्या किया, पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 10 सदस्यीय एक आयोग का गठन कर दिया, जिसे नेहरू आयोग हम लोग कहते हैं। इसको हम लोगों ने पिछली क्लासों में देख लिया था। तो बार्केनहेड के चुनौती को स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोग का गठन हो गया, ठीक है। लेकिन इनकी रिपोर्टों के आने से पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना ने इनके विरोध स्वरूप, हम कह सकते हैं विरोध स्वरूप, 14 सूत्रीय मांग रख दिया। 14 सूत्रीय मांग रख दिया। किसने रखा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा 14 सूत्रीय मांग। बार्केनहेड ने तुरंत कहा, हो गया आप लोगों का संवैधानिक मसौदा जो सभी दलों को मान्य हो। एक काम करिए, हमारी तो मर्जी नहीं है, लेकिन हमारी सरकार चाह रही है कि आप लोगों को पुनः एक मेज पर एकत्रित किया जाए और बातचीत किया जाए। इस तरीके से गोलमेज सम्मेलनों के आयोजन की नींव पड़ती है। और 3 गोलमेज सम्मेलनों के आयोजन के बाद, इसको हम लोगों ने पिछली क्लासों में देख लिया था गोलमेज सम्मेलन होते क्या है। तो 3 गोलमेज सम्मेलनों के आयोजन के बाद एक श्वेत पत्र जारी होता है। उस श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाती है और संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्टों के आधार पर एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है ब्रिटिश संसद में। और ब्रिटिश संसद में जब प्रस्तुत किया जाता है तो 4 अगस्त 1935 ईस्वी को ब्रिटिश सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया और एक अधिनियम के रूप में यह बनके तैयार हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं भारत शासन अधिनियम। यह भारत में के लिए तैयार अंतिम संवैधानिक मसौदा था। यह सबसे भारी भरकम, जटिल, बहुत भारी भरकम था ये और जटिल तरीके से यह संवैधानिक मसौदा तैयार हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी बन के तैयार हुआ। ये भारत के लिए तैयार अंतिम संवैधानिक मसौदा, सबसे बड़ा, सबसे जटिल। इसमें क्या प्रावधान किया गया था? कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची, 14 भाग, इतने भारी भरकम संविधान का जो मसौदा तैयार हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। लेकिन इसका ज्यादातर प्रभाव भारत का जो स्वतंत्रता के बाद संविधान बनके तैयार हुआ, इस 1935 ईस्वी के अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या व्यवस्था किया गया। सबसे पहला व्यवस्था किया गया, एक अखिल भारतीय संघ बनाने की कल्पना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया? इसमें कहा गया जो 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, और क्या 6 कमिश्नरी, साथ में कहा गया कि जो देसी रियासत हैं वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। देसी रियासतें भी इसमें शामिल होने का हक दिया गया कि आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसमें प्रावधान किया गया कि जो 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, 6 कमिश्नरियां, इन्हें शामिल होना जरूरी है। लेकिन देसी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि आपकी मर्जी है, आप चाहे शामिल होइए या मत शामिल होइए। ये आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। अगर आप हमारे यहाँ आते हैं तो स्वागत है, और अगर नहीं आते हैं तब भी स्वागत है। तो देसी रियासतों ने इसमें शामिल होना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा हमको
नहीं शामिल होना, हम अब ऐसे ही अपनी शासन सत्ता चलाएंगे। देशी रियासतों के ना शामिल होने के कारण ही अखिल भारतीय संघ मूर्त रूप नहीं ले सका, लेकिन 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। अगला प्रावधान इसमें क्या किया गया? इसमें अगला प्रावधान किया गया कि केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। अभी क्या था, भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो यहाँ क्या व्यवस्था क्या है, प्रांत में नहीं केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया, प्रांतों में द्वैध शासन सत्ता समाप्त कर दी गई। और शासन सत्ता समाप्त कर दी गई, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। तभी हम लोगों ने पीछे 1919 वाले अधिनियम में देखा था कि जब प्रांत में द्वैध शासन लागू हुआ तो उसके प्रशासन का भी बंटवारा कर दिया गया। तो सेम चीज यहाँ भी होगी, केंद्र में जब द्वैध शासन लागू किया गया तो वहां भी प्रशासन का बंटवारा कर दिया गया। एक विभाग बनाया गया रक्षित और दूसरा बनाया गया कि हस्तांतरित। प्रशासन का बंटवारा कर दिया गया कि रक्षित में कौन कौन से विभाग होंगे। तो इसमें सबसे पहला रखा गया प्रतिरक्षा, दूसरा रखा गया विदेश मामले, विदेशी मामले, और क्या इसमें रखा गया धार्मिक मामले, धार्मिक मामले, और अगला रखा जनजाति क्षेत्र। इसको किसमें रखा गया? इसमें रखा गया ये रक्षित वाले में। अब इसका शासन सत्ता कौन चलाएगा? अगला मुद्दा बनेगा भाई बंटवारा तो कर दिया गया, ठीक है, रक्षित और हस्तांतरित में, लेकिन इसकी शासन सत्ता कौन चलाएगा? तो इसकी शासन सत्ता, रक्षित वाले का शासन सत्ता चलाएगा वायसराय अपनी कार्यकारिणी परिषद के द्वारा। वायसराय किसके प्रति उत्तरदायी होता था? तो भारत के सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होता था। और हस्तांतरित विषय का शासन सत्ता कौन चलाएगा? तो हस्तांतरित विषय की शासन सत्ता चलाएगा वायसराय अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती थी? तो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी। अगला क्या किया गया? प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी। अब अधिकार दे दिया गया कि प्रांत अपनी विधियां स्वयं बना सकते हैं। अभी क्या होता था कि प्रांतों का निर्माण करने का अधिकार वायसराय को दे दिया गया था। निर्माण करने की वजह से इन्हें अधिकार दिया गया था कि वहां पर जो गवर्नर नियुक्त होगा, गवर्नर जनरल को पावर थी कि वहां पर जो गवर्नर नियुक्त होगा वो आप नियुक्त करेंगे। लेकिन अब क्या कहा गया कि प्रांत स्वयं से अपनी विधियां बना सकते हैं। और इस प्रांत में जो गवर्नर होगा, जो गवर्नर है, वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल अर्थात ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह होगा, ना कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद या वायसराय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में और क्या व्यवस्था किया गया? अगला व्यवस्था किया गया कि संघीय न्यायालय की स्थापना की जाए। संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट की स्थापना किया जाए। इसमें व्यवस्था किया गया, संघ की राजधानी है, संघ की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। दिल्ली में एक कोर्ट बनाई जाए। कैसी कोर्ट बने? फेडरल कोर्ट। संघीय न्यायालय की कल्पना की गई, संघीय न्यायालय होना चाहिए। इसके लिए बनाया गया कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और इनकी सहायता के लिए 7 अन्य न्यायाधीश हैं। 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था कर दी गई। एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। इन न्यायाधीशों की नियुक्त कौन करेगा? जैसे आज के नजरिए से अगर हम देख के पढ़े तो हमें समझने में आसानी होगी। हमारे कोर्ट में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति क्या है? वो भारत के नजरिए से देखा जाए तो जो ब्रिटिश सम्राट है उसके समकक्ष है। तो यहाँ पर कौन इस न्यायाधीशों की नियुक्त कौन करेगा? तो ब्रिटिश सम्राट करेगा। सम्राट ही इन न्यायाधीशों की नियुक्त करेगा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत स्वतंत्र हो गया, भारत का संविधान लागू हो गया तो हक दिया गया कि जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्त कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। उससे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में जो दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, उनके न्यायाधीशों की नियुक्त ब्रिटिश सम्राट करता था। एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए ये न्यायालय फैसला सुना देता है और हम उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तब इसके विरुद्ध अपील कहाँ करेंगे? तब इसके विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील करेंगे। प्रिवी काउंसिल में हम इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। इस प्रकार से 1 अक्टूबर
1937 ईस्वी से ये न्यायालय कार्य करना शुरू कर देता है। किस आधार पर? भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को ये न्यायालय कार्य करना शुरू कर देता है। इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गेवर। इनके नेतृत्व में भारत में 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी से फेडरल कोर्ट ने कार्य करना शुरू कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी को लागू कर दिया गया। कहा गया कि जो केंद्र में द्वैध शासन सत्ता लागू कर दी जाएगी, प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया। अब विवाद शुरू हो गया कि हम किस पर कानून बनाए, प्रांत किस पे कानून बनाए, संघ किस पे कानून बनाए। तो इस अधिनियम में व्यवस्था किया गया अगला 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया कि जो शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, शक्तियों का विभाजन हो गया। कैसे हो गया? इसे सूचियों में विभाजित कर दिया गया। जैसे संघ सूची बनाई गई, संघ सूची में कितने विषय रखे गए? तो इसमें 59 विषय रखे गए कि 59 विषयों पर केंद्र सरकार जो है शासन सत्ता चलाने के लिए विधि बनाएगी। अगला क्या बनाया गया? इसमें प्रांतीय सूची बनाई गई। प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची में कितने विषय शामिल किए गए? तो 54 विषय शामिल किए गए। 54 विषय पर प्रांतीय में जो शासन सत्ता चलाएगा उसे कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद कुछ विषय ऐसे बचे कि जो ना तो केंद्र के अधीनस्थ पूरी तरह से किया जा सकता था, ना तो प्रांत के अधीनस्थ किया जा सकता था। अगर एक के अधीनस्थ कर दिया जाए तो शासन सत्ता चलाने में दुष्कर हो जाएगा। तो व्यवस्था बनाई गई कि संघ सूची हो गया, प्रांत सूची हो गया, एक अलग सूची बना दिया जाए जिस पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया जाए। कौन सी सूची बनी? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें बनाया गया कितने विषयों को शामिल किया गया? 36 विषय शामिल कर दिए गए। लेकिन ये विवाद हो गया। अब यहाँ से विवाद भी उत्पन्न होगा, क्योंकि अगर इस पे जो है कानून बनाने का अधिकार 2 व्यक्तियों को दे दिया गया तो अगर विवाद हो जाए कि किसका माना जाए, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसमें हक ये व्यवस्था किया गया कि यह समवर्ती सूची पर केंद्र द्वारा बनाए गए अधिनियम को माना जाएगा। और इसमें क्या 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में व्यवस्था किया गया? इसमें कहा गया, अंग्रेजों को भूल नहीं रहा, अंग्रेज ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से भारत पर अपनी पकड़ मजबूत बना के रखा जाए। इन्होंने क्या किया? अभी हम लोगों ने 1909 वाले ईस्वी में देखा था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। 1919 वाले में दिया गया कि सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन पद्धति सिखों पर भी लागू कर दी गई। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में इन्होंने इसका विस्तार कर दिया। जो सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन पद्धति थी, इसका विस्तार कर दिया। विस्तार कैसे कर दिया? इसमें कहा कि अब आंग्ल भारतीय और कौन? यूरोपीय, साथ में ईसाई और हरिजनों को भी लागू कर दिया गया कि इन्हें भी जो है सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन पद्धति लागू कर दी गई। बंटवारा इन्होंने कर दिया। और इसमें इन्होंने क्या व्यवस्था किया? इस भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। कई बार यह पेपर में प्रश्न पूछा है कि किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। जब भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी लागू हो गया तो इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। अगला किया गया, भारत परिषद का अंत कर दिया गया। ये समाप्त हो गया। और क्या किया गया? 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के लागू होने के बाद, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इस अधिनियम के लागू होने के बाद 1937 ईस्वी में विधानसभा का चुनाव हुआ। अधिनियम के लागू होने के बाद व्यवस्था बनाई गई कि जो विधानसभा है उसमें चुनाव होंगे।